जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ उस्मान शफीक। हम डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस कर लेते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। मैं यहाँ पर 3 सेट्स ले लेता हूँ। ए अगर मेरे पास इक्वल है 1 2 एंड 3, और सेकंड सेट में यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ 3 4 एंड 5। जी डियर स्टूडेंट, ए और बी मैंने दो सेट्स कंसिडर कर लिए हैं यूनिवर्सल सेट में से। इन दोनों सेट्स में अगर हम देखें तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। वो कॉमन एलिमेंट क्या है? मेरे पास 3 है। मैं बेसिकली वेन डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने से पहले 3 टाइप्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपके पास ओवरलैपिंग सेट। तो ए और बी में मेरे पास अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हों तो ऐसे केस में हम कहते हैं ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। इस तरह से ये फर्स्ट केस हो जाएगा मेरे पास। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, मैं दोबारा से ए और बी कंसिडर करता हूँ। ए मेरे पास इक्वल हो 1 2 एंड बी अगर मेरे पास इक्वल आ जाए 3 4 के, तो ऐसे केस में जो मेरी वेन डायग्राम बनेगी वो किस टाइप की होगी? इसको थोड़ा अच्छा करके बना लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो वेन डायग्राम मेरे पास इस केस में होगी। ये आपके पास सेट ए आ जाएगा और इसी तरह से ये मेरे पास सेट बी आ जाएगा, और ये दोनों सेट मेरे पास डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर आप देखें तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। लास्ट वन केस क्या हो सकता है मेरे पास? ये आपके पास क्या है? डिसजॉइंट सेट। लास्ट केस क्या हो सकता है? लास्ट केस में मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो ए सबसेट हो सकता है बी का, और बी सबसेट हो सकता है ए का। मीन्स के 3 ही केसेस हैं, या तो कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, या पूरे का पूरा सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पर सेट डिफ़ाइन करता हूँ, ए अगर मेरे पास है 1 2 3 4, और बी सेट में डिफ़ाइन करता हूँ 3 4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बी मेरा सब सेट है ए सेट ए का पूरा सेट ए के अंदर पड़ा हुआ है। तो अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? इसकी वेन डायग्राम में मेरे पास ये सेट ए आ जाएगा, और इस सेट ए के अंदर मेरे पास सेट बी आ जाएगा ए, और ये मेरे पास होगा सेट बी। तो डियर स्टूडेंट, ये 3 तरह के केसेस हैं मेरे पास। मैं दोबारा से इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि या तो ए और बी मेरे पास ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, या फिर ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे, या फिर ए सबसेट होगा बी का। तो ये 3 पॉसिबल केस होंगे। जी, तो एक्सरसाइज को क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। 3.1
इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सिर्फ उसने सेट दे दी हैं और फिर कहता है कि वेन डायग्राम की मदद से कुछ ऑपरेशंस को आपने रिप्रेजेंट करना है। सेट है मेरे पास x इक्वल है A B C D E, पहला सेट। दूसरा सेट है मेरे पास A C E, और इसके साथ मेरे पास जो तीसरा सेट आ रहा है वो है Z इक्वल G H I J। ये 3 सेट्स डिफाइन कर दी हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करें और आप आइडेंटिफाई करें कि x, y और z किस तरह के सेट्स हैं। क्या इसमें से कोई सबसेट है या फिर ओवरलैपिंग है या कोई ऐसा सेट है जो कि बिल्कुल ही डिसजॉइंट हो। मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ इसकी। जी, तो x सेट लेते हैं हम। ये मेरे पास पूरे का पूरा सेट आ जाएगा x। अब अगर आप देखें तो y सेट पूरे का पूरा कंटेन कर रहा है x में, तो ये सब सेट वाला केस बन जाएगा आपके पास। ये आपके पास सेट आ गया है y। तो y के एलिमेंट्स पहले मैं लिख लेता हूँ a c e, और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे y के, विच इज़ b एंड d। ये 2 सेट्स हमने यहाँ पर वेन डायग्राम के अंदर मेंशन कर दिए हैं, और जो तीसरा सेट है वो डिसजॉइंट है, तो दैट्स वाई इसको हम अलग से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा सेट z। इसके एलिमेंट्स मेरे पास G H I J। अब यहाँ से कोई ऑपरेशन लेते हैं और फिर वेन डायग्राम की मदद से उसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेशन है जी, फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 का। कहता है कि x यूनियन y, और फिर इसका आपने यूनियन लेना है z के साथ। जी, तो डियर स्टूडेंट, x यूनियन y पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरे पास x यूनियन y में कौन सा रीजन आएगा। x यूनियन y में, क्योंकि दोनों यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं, तो x और y दोनों को आप क्या करें, शेड कर दें। ये मेरे पास आ जाएगा x यूनियन y। मैं यहाँ पर नीचे बता भी देता हूँ कि x यूनियन y में हमने कौन से रीजन को शेड किया है। x यूनियन y में हमने अपनी जो शेडिंग की है वो रेड कलर से की है। अब ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। x यूनियन y का हमने z के साथ यूनियन लेना है। अब जब z के साथ यूनियन लेंगे तो x यूनियन y, ये भी पूरे का पूरा रीजन आ जाएगा और z वाला भी आ जाएगा। तो अब ये ब्लैक कलर के साथ जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपका फाइनल आंसर होगा बेसिकली। ये भी पूरा रीजन आ जाएगा आपके पास, और ये z वाला भी आप पूरा रीजन इसके सॉल्यूशन में लेंगे। शेडिंग आप मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो फाइनल आंसर में आपके पास तीनों सेट्स शेड हो जाएंगे, x यूनियन y, और इसका आपने लेना था यूनियन z के साथ। तो मेरे पास
जो फाइनल रीजन होगा वो आ जाएगा दो टाइप का रीजन है। एक में सिर्फ आपके पास ये ब्लैक कलर शो हो रहा है। टू टाइप्स का रीजन है। इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। जो एक तो ये रीजन आ जाएगा आपके पास, सॉरी कलर चेंज करते हैं जी। द डियर स्टूडेंट, एक ये ब्लैक कलर में वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी और दूसरा ये वर्टिकल लाइंस भी लगा दी हैं मैंने ब्लैक कलर में, और साथ में क्योंकि इस रीजन के अंदर ये ब्लैक और रेड दोनों थे तो ये दोनों रीजन्स आ जाएंगे आपके पास इसके सॉल्यूशन में। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी शेडिंग कर देंगे जी। तो एक इंटरसेक्शन का भी ले लेते हैं हम यहाँ से कि इंटरसेक्शन वाले पार्ट के अंदर हम किस तरह से इसको देखेंगे जी। तो दोबारा से डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जी डियर स्टूडेंट, दोबारा से मैंने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये मेरे पास सेट x था और इसमें मैंने दूसरा सेट y कंसिडर कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास आ गया है z। तो x सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स थे मेरे पास? y में थे a c e, ओके। y में आ जाएंगे आपके पास a c e और x में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स थे वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं b d। इसी तरह से z के एलिमेंट्स थे मेरे पास g h i j, ये एलिमेंट्स आ गए। अब जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन का काम चेक करेंगे कि इंटरसेक्शन को किस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे मेरे पास गिवन है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो x और y का इंटरसेक्शन में, x और y के इंटरसेक्शन में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों के अंदर होंगे? वो y सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। जब x का y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो मेरे पास जो रीजन होगा वो ये y का रीजन आ जाएगा। ये y के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये x के भी हैं, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर x इंटरसेक्शन y में सिर्फ और सिर्फ ये y के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब क्योंकि हमने इसका इंटरसेक्शन z के साथ भी लेना है, अब देखें जब मैं x इंटरसेक्शन y को देख रहा हूँ तो x इंटरसेक्शन y में मेरे पास ये रीजन पड़ा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ, और z के एलिमेंट्स और y के एलिमेंट्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो x इंटरसेक्शन y का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा z के साथ तो मेरे पास बेसिकली क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। ये हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, नो रीजन इज शेडेड। तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, नो रीजन इज शेडेड। आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट पार्ट्स लेकर उनकी शेडिंग कर सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास सिर्फ उसने कहा है कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को आप वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करें, और उसके लिए जो उसने ऑपरेशंस दिए हैं वो कहता है कि आप क्वेश्चन नंबर
डायग्राम जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की यूज़ करना है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसको हम देख लेते हैं क्या होगा। अगर मेरे पास कोई से 3 सेट गिवन हो, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होता है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आप पहले 2 सेट का यूनियन ले लें, उसका जो आंसर आएगा उसका तीसरे के साथ यूनियन लें, या फिर आप लास्ट वाले 2 सेट्स का यूनियन ले लें और फिर उसका जो आंसर आए फर्स्ट सेट के साथ यूनियन ले लें। क्योंकि यूनियन आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो एट अ टाइम आप 2 सेट्स को डील कर सकते हैं, या फर्स्ट 2 का यूनियन ले लें या लास्ट 2 का यूनियन ले लें, और उसको नेक्स्ट के साथ जब आप यूनियन करेंगे तो आपके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सेम जो है इंटरसेक्शन के लिए भी मेरे पास एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास 3 सेट्स गिवन है, इंटरसेक्शन इज़ आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इंटरसेक्शन के केस में भी यही हमारे पास प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर 3 सेट्स आपके पास दिए हुए होंगे तो इन तीनों सेट में से आप चाहे पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन लेके लास्ट 1 के साथ कर लें, या लास्ट 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लेके फर्स्ट के साथ करें, तो आपके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास सेम आएगा। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक डायग्राम कंसिडर करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसको हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है, आपकी बुक में बनी हुई है ये डायग्राम। 1 बाय 1 सब के लिए इसको आपने वेरीफाई करना है जी। तो मैं यहाँ से एक डायग्राम कंसिडर करता हूँ। इसमें एक सेट ए दिया हुआ है और इसी के साथ एक सेट बी गिवन है। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट और सी ओवरलैपिंग है, जो कि दोनों सेट्स को ओवरलैप कर रहा है। तो ये मैंने साथ में एक सेट सी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है जी। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी जी। डियर स्टूडेंट, मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पर ले रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी की हम शेडिंग करते हैं। पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ए यूनियन बी में मेरे पास फिर कौन सा रीजन बनेगा, ए पूरा आ जाएगा, वो चाहे सी में भी आ रहा है, डजेंट मैटर, हमने पूरा सेट ए लेना है। तो ये ए पूरा मैंने शेड कर दिया है। इसी तरह से बी भी पूरा सेट आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, याद रखिएगा कि ये जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ ये इस सेट का फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, जब ए यूनियन बी का हम यूनियन लेंगे सी के साथ, वो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम ले चुके हैं। ए यूनियन बी में ये मेरे पास दोनों सेट आ गए हैं। अब कहता है कि इसका सी के साथ आप क्या ले लें, यूनियन ले लें। तो सी के साथ जब आप यूनियन लेंगे तो बेसिकली मेरे पास जो इसका आंसर होगा उसमें ये तीनों सेट्स आ जाएंगे, ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लेते हैं। तो ये जब सी के साथ यूनियन लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा आपके पास, और रिमेनिंग जो सी है वो भी आपके पास इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा, उसको भी आप शेड कर लेंगे। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी
ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दो तरह के रीजन्स थे मेरे पास यहाँ पर। एक रीजन में तो मेरे पास ये वर्टिकल लाइंस आ रही थी, और जो दूसरा रीजन है उसमें मेरे पास ये वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं, और वर्टिकल लाइन के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं। तो ये रीजन बन जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए। मीन्स के ये तीनों के तीनों सेट आप क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। राइट हैंड साइड के आंसर को देखते हैं कि राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आएगा जी। तो राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड मेरे पास है जी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। जी डियर स्टूडेंट, हम दोबारा से डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। जी मैं दोबारा से सेम सेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास सेट ए था, ये मेरे पास सेट बी है, और सेट सी इन दोनों को ओवरलैप कर रहा था। ये बुक के अंदर मेरे पास फिगर मौजूद है। तो ये मेरे पास सेट सी आ गया। अब मेरे पास कौन सा ऑपरेशन है, पहले हमने लेना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में मेरे पास सेट बी भी पूरा आ जाएगा और सी भी पूरा आ जाएगा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये मैंने पूरा सेट बी भी शेड कर दिया है, और इसके साथ सी को भी शेड कर दिया है। ये मेरे पास आ जाएगा बी यूनियन सी, क्योंकि यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आते हैं। अब ये जो बी यूनियन सी लिया है, इसका जब ए के साथ यूनियन लेंगे तो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और ए के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो ये पूरा ब्लैक कलर में जो मैं रीजन शो कर रहा हूँ, ये तीनों सेट्स आपके पास आ जाएंगे दोबारा से। ये ए का भी रिमेनिंग पार्ट इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि बी यूनियन सी मेरे पास, जो हमने इसको सॉल्व किया था, वो मेरे पास रेड लाइंस थी, और जब फिर इसका हमने ए यूनियन बी यूनियन सी कैलकुलेट किया तो उसमें दो तरह के रीजन्स आ रहे थे हमारे पास। वो दो तरह के रीजन हम मेंशन भी कर देते हैं। एक तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला रीजन बन जाएगा मेरे पास, और साथ में एक रीजन आ जाएगा मेरे पास सिर्फ वर्टिकल लाइंस का। तो बेसिकली मेरे पास ये तीनों सेट्स जो हैं वो पूरे के पूरे शेड हो जाएंगे, और ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसी तरह से आप इंटरसेक्शन के केस को भी लेकर डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आ रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के।
जी, तो इंटरसेक्शन का केस भी हम देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन के केस में क्या कर सकते हैं हम। हम दोबारा से सेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। ये ए सेट आ जाएगा मेरे पास, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, और फिर ये ओवरलैपिंग सेट होगा जो कि दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें हम। ए इंटरसेक्शन बी, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। ए और बी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ गया एम्प्टी, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी का आप अगर इंटरसेक्शन लें सी के साथ, ठीक है, तो अगर आपके पास एक सेट एम्प्टी हो, उसका जिस भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लें तो आंसर आपके पास क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आता है। तो आप कहेंगे कि नो शेडेड रीजन, हमारे पास यहाँ पर कोई भी रीजन शेड नहीं होगा। ये आपके पास क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में भी मेरे पास कुछ ऐसा केस बन जाएगा, ए बी एंड दिस इज सेट सी, और कंडीशन थी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का जब मैं इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास ये रीजन आ रहा है, लेकिन ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन तो नहीं है। जब इस रीजन का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन में आएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी तो आपको मिल रहा है कॉमन रीजन, ठीक है, लेकिन जब इसका आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इस रीजन का, देखें इस रीजन के अंदर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको अगेन एम्प्टी सेट मिलेगा, और यहाँ पर आप लिखेंगे नो शेडेड रीजन, नो शेडेड रीजन। दैट्स वाई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी जी। तो अब डियर स्टूडेंट, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के लिए प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करता हूँ। आप इसको दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। वो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जी, तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। 3 सेट्स ले लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो देखिएगा पहले आपके पास वर्ड क्या यूज़ हुआ है, यूनियन का, और यूनियन ओवर
इंटरसेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे ही अप्लाई करेंगे जैसे कोई नंबर आपके पास अलजबरा के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। पहले 2x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं आप, फिर जो भी ऑपरेशन होता है वो आप लिखते हैं, और फिर 2 आप मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। तो यही सेम काम हमने यहाँ पर करना है। A यूनियन B आ जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास दरमियान में ऑपरेशन क्या आ रहा था, इंटरसेक्शन का, और फिर A का यूनियन आ जाएगा C के साथ। पहले A का यूनियन हमने B के साथ लिया, और फिर A का यूनियन हमने C के साथ ले लिया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इसको प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है यहाँ पर, वो है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जी, तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये अब मेरे पास क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B, और दरमियान में मेरे पास ऑपरेशन क्या है, यूनियन क्या है, तो ये यूनियन आ जाएगा। और अब A का इंटरसेक्शन लेना है हमने C के साथ, A इंटरसेक्शन C। तो डियर स्टूडेंट, अगेन आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फिगर्स दी गई हैं इनके लिए, अगर इनमें किसी भी किस्म को कोई मसला हो तो आप लाजमी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, मैं या तो आपको प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करके दे रहा हूँ, या फिर आपको सेट्स डिफ़ाइन करके दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी के साथ इनको अपने गिवन क्वेश्चंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट्स भी दिए हुए हैं और प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं। मैं इसकी वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, बाद में आप इसकी शेडिंग चेक कर लीजिएगा कि इसको किस तरह से आप शेड कर सकते हैं। सेट्स बेटा आपके पास गिवन है, P सेट है, फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, P आपके पास डिफ़ाइन किया हुआ है उसने 0 1 2 3, और Q सेट डिफ़ाइन किया हुआ है 2 3 4 5 6, और इसी तरह से R सेट डिफ़ाइन किया हुआ है 5 6 7 8 9। और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे आप, सबसे पहले ये चेक किया करें जब 3 सेट दिए हुए हों, तीनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, तो P और Q को अगर आप देखें तो P और Q में कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ रही हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। तो इट्स मीन्स P और Q मेरे पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ये मेरे पास सेट P आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि इसकी एलिमेंट्स भी हम मेंशन कर दें। ये आपके पास आ जाएगा जी सेट P, और Q इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया Q। P और Q के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम लिखेंगे ओवरलैपिंग रीजन में 2 और 3, रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास 0 1, एंड Q के रिमेनिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 और 6। बट अगर आप देखें तो 5 और 6 आपका R में भी आ रहा है,
तो आर भी क्यू के साथ क्या है, ओवरलैपिंग का केस है। तो मैं 5 और 6 को इस रीजन में लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ 4 को। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर के आ जाएंगे 7, 8 एंड 9। जी डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर फिगर कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब जस्ट आपने क्या करना है, शेड करना है। शेड के लिए भी ये बिल्कुल सेम केस है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को जब डिस्कस किया तो वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करके आ रहे हैं। जस्ट वहाँ पर ए बी और सी था, यहाँ पे पी क्यू और आर कर दिया है। जो एक्स्ट्रा काम था वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। सेट्स को किस तरह से हमने वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। ये फर्स्ट केस की आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए आपने इसको शेड करना है। और सेकंड केस क्या होगा आपके पास, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी उसने गिवन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने गिवन नहीं की थी। ये आ जाएगा आपके पास P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ये इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को भी डायग्राम के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि जब आप इसकी शेडिंग करें तो आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपके पास जो प्रॉपर्टी उसने दी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करें। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को उसने मेंशन भी कर दिया है, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। कोई बताएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अच्छा तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सेट आपके पास डिफाइन किए हुए हैं। x सेट है आपके पास -1 -2 -3 और y सेट है 0 1 2 3 और z है आपके पास 0 +-1 +-2 +-3। अब x और y ये तो आपके पास डिसजॉइंट सेट हैं, लेकिन अगर आप देखें x और y का अगर आप यूनियन लें तो वो आपका z बन रहा है। x और y का अगर आप यूनियन ले लें तो वो आपके पास किस में आ रहा है, z सेट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, एक z बड़ा सेट लेंगे, उस सेट के अंदर x और y को हम मेंशन करेंगे। ये मैं इसकी भी डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, आपने इसके ऊपर प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास आ जाएगा z के अंदर आप x और y सेट्स ले लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा x एंड ये आपके पास आ जाएगा y। तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या थे, आपके पास इस सेट के जो एलिमेंट्स थे उनको भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको दोबारा से, बल्कि ऊपर हमने लिखे हैं, यहीं से ले लेते हैं। x है -1 -2 -3 -1 -2 -3 और y है आपके पास 0 1 2 3 0 1 2 3 और ये आपके पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनको हमने डायग्राम के अंदर मेंशन कर दिया है।
तो अब आपने ये जो प्रॉपर्टी दी हुई है इसको प्रूव कर लेना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए आपके पास सेम रीजन आता है या नहीं आता। अच्छा, इसी के साथ जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसके भी डायग्राम को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आपके पास बेटा अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर सेट्स को उसने डिफाइन किया है। जैसे एक्स सेट कहता है, मैं इसकी लिस्टिंग कर लेता हूँ। जैसे एक्स सेट कहता है कि फर्स्ट थ्री वॉवल्स में आ जाएगा ए, ई, आई। और फिर आगे कहता है कि लेटर एनर्जी, वाई आपके पास दिया हुआ है। एनर्जी के जो लेटर्स हैं ई, एन, ई, आर, जी, वाई। और इसके बाद एक जेड सेट भी उसने डिफाइन कर दिया है। जेड सेट में आ रहा है आपके पास ए, एल, जी, ई, बी, आर, ए। अलजबरा लिखा है उसने। जी डियर स्टूडेंट, हम पहले एक्स और वाई को देखते हैं कि क्या एक्स और वाई मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं या सबसेट का केस है। तो ये एक्स और वाई, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लें, जब हम इसकी लिस्टिंग करेंगे तो ये जो आपके पास ई है ये 2 टाइम नहीं आ सकता। सेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो एक ई यहाँ से रिमूव कर दें आप। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक्स और वाई मेरे यहाँ पर क्या हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो मैं पहले एक्स और वाई को कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये मेरे पास सेट एक्स आ जाएगा और ये सेट मेरे पास वाई आ जाएगा। एक्स और वाई मेरे पास क्या थे, ओवरलैपिंग थे। अब जो थर्ड सेट है आप देखें, क्या वो वाई के साथ ओवरलैप कर रहा है या एक्स के साथ कर रहा है या दोनों के साथ कर रहा है। तो आप देखें यहाँ पर ये जो ई आ रहा है, ई इज़ द एलिमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स का भी एलिमेंट है और वाई का भी एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि जेड दोनों सेट के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो जब आप जेड सेट बनाएंगे वो दोनों सेट्स के साथ ओवरलैप करेगा। ये आपके पास जेड सेट आ जाएगा जो कि दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा होगा। ये मैंने जेड बना दिया। इसको बेहतर बना लेते हैं। जी, ये आपके पास जेड आ गया। तो अब अगर इसके एलिमेंट आप मेंशन करना चाहें तो जो कि तीनों के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो आपके पास आ जाएगा ई, और एक्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स मैं अगर लिखना चाहूँ तो ए और आई आ जाएगा। वाई के एलिमेंट्स देखते हैं। वाई का कोई ऐसा एलिमेंट जो कि जेड में भी हो तो वो है आपके पास आर। तो ये मैंने एलिमेंट लिखा है वाई और जी जो कि दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। इसके अलावा हम वाई के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखते हैं। वाई के रिमेनिंग एलिमेंट्स में मेरे पास आ जाएगा एन और फिर आ जाएगा मेरे पास जी और फिर उसके बाद आ जाएगा वाई। तो जेड के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखते हैं हम। जेड के रिमेनिंग एलिमेंट्स में ए जो है वो एक्स के साथ कॉमन है,
तो ए को इस रीजन में डाल देते हैं हम, ज़्यादा बेटर है। तो ये ए आ जाएगा और देन फिर मेरे पास आ जाएगा एल और जी और आ जाएगा मेरे पास बी और बाकी ई और आर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब अगर आप एक्स के एलिमेंट्स देखें तो ए ई आई, आप अगर वाई के एलिमेंट्स देखें तो आपके पास ई आ रहा है, एन आ रहा है, आर आ गई है, जी भी आ गई है और वाई भी आ गया है। और अगर जेड के एलिमेंट्स पर आप गौर करें तो ए एल जी ई बी और आर, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी फिगर मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब जस्ट आपने इसकी शेडिंग करनी है। तो शेडिंग करते हुए भी अगर किसी भी किस्म को कोई मसला आए तो आप मेरे साथ लाजमी डिस्कस कर सकते हैं। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उनको भी आप सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से तैयारी करें। और उम्मीद करता हूँ आज का काम आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पर। अपने सब उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।